Good morning, students. Now we will do the questions of units and measurement. Okay. Now these are some important questions of this chapter. Now the question number 13. A famous relation in physics relates moving mass m. Okay. Now this is moving mass m. Now you know the dimension of m. Yes, mass. You know the unit. It is kg. And the rest mass means this object is not in motion, so its unit will be also kg. Okay, of a particle in term of its speed v. Now v dimension is meter per second. Okay, dimension will be lt minus 1, and for this m, and for this it is also m, right? Now uh, the speed of light c means lt minus 1. The relation first arose a consequence of the special relativity due to Albert Einstein. A boy recalled the relation almost correctly but forgot where to put the constant c. He writes this. Okay, now you know power should be equal according to principle of homogeneity, right? Homogeneity. So if I take LHS, now LHS में क्या है बेटा? M, right? In RHS, the formula is m naught upon 1 minus v square, power is 1 by 2, means root is here. ठीक है, तो m naught की डायमेंशन क्या है बेटा? m, right? एंड 1 की डायमेंशन क्या होगी? m0, l0, t0 माइनस, now v square is lt minus 1 होल स्क्वायर का पूरा रूट. तो आप देखिए LHS में मास है m, तो RHS में भी मास m आना चाहिए. तो जो डिनोमिनेटर है, क्या जो ये डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए. ये डायमेंशन लेस हुआ तभी तो ऊपर m बचेगा, वो LHS के बराबर हो जाएगा और ये इक्वेशन एकदम करेक्ट हो जाएगी. तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x. ठीक है, अगर मैं यहाँ x ले लूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए नाउ, देखो ओनली डिनोमिनेटर को हम कंसीडर कर रहे हैं. किसको? डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर को कंसीडर करें तो ये जो m0, l0, t0 है, इसकी डायमेंशन क्या है? 0. यस, तो हम इसको 1 ले सकते हैं, राइट? इज इक्वल्स टू x एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ से x निकल कर क्या आएगा आपके पास? एल टी माइनस 1 की पावर माइनस 2. क्यों? ये इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, देन रेसिप्रोकल माइनस 2 हो जाएगा. तो इसका मतलब इस इक्वेशन में c कहाँ पर आना चाहिए? ये हो जाएगा m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अपॉन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस 2 है. तो ये है करेक्ट फॉर्मूला. c की एक्चुअल प्लेस ये होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो c की डायमेंशन lt माइनस 1, v की डायमेंशन lt माइनस 1, दोनों कट गए. कितना हुआ? डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस को डायमेंशन लेस से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पर बचा क्या? ओनली m बचा, मास बचा. एंड दिस RHS m is equal to LHS m. So this is the correct equation. Okay, ठीक है. Now come to the next question. Okay, now the next question. Next question is, the unit of length convenient on the atomic scale is known as an angstrom and is denoted by this. हमें मालूम है 1 angstrom is equals to 10 की पावर माइनस 10 मीटर. The size of hydrogen atom is 0.5 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर, right? angstrom दिया है. What is the total atomic volume in meter cube? हमें मीटर क्यूब में निकालना है. Of mole of hydrogen atom. अब हमें मोल मालूम है क्या होता है? मोल होता है 6.023 into 10 की पावर
23 राइट, इसमें 1 मोल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है रेडियस हमें दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। हम इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर राइट। एंगस्ट्रॉम गिवन भी है क्वेश्चन में, हमें दिख रहा है ये। नाउ वॉल्यूम, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन एटम है, एटम स्फेयर होगा, स्फेयर का वॉल्यूम हम कैसे लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 4/3 एंड पाई इज 3.14 और आर हमें दिया है 0.5 इंटू 10 की पावर -10 क्यूब, आर क्यूब है राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5.236 इंटू 10 की पावर -31 मीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमें क्या निकालना है, 1 मोल में निकालना है। तो चलिए अब इसको करते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन राइट। तो 1 एटॉमिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 मोल, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है 5.236 इंटू 10 की पावर -31। ये तो हमने निकाला था। अब 1 मोल में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 3.154 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। इसको याद ही कर लो, आपको बहुत जगह काम में आएगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 3.154 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। एक बार इसको पॉज करके फिर से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नाउ। ओके कम। ओके, नाउ देयर इज another question. 1 mole of an ideal gas at standard temperature and a pressure occupies 22.4 liter, ठीक है, लीटर में है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल की वॉल्यूम है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज दिस रेशियो, व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है कि अगर हम मोलर वॉल्यूम लें और एटॉमिक वॉल्यूम लें, दोनों के रेशियो को देखें तो रेशियो बहुत बड़ा आता है। ऐसा क्यों? तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये तो हमने पढ़ा है। अब लीटर को सबसे पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें एटॉमिक वॉल्यूम मीटर क्यूब की पता है और ये लीटर में दिया है। अब इसको कैसे चेंज करें, आपको मालूम है 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा राइट। अब हम निकाल लें एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली है, बट हम थोड़ा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब से हमने जो निकाला था, 4/3 पाई लिया अपन ने 3.14 और आर हमें गिवन था कितना 0.5 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम था राइट। फिर हमने उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया था 3.154 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब आया था। ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन नंबर 14। तो मैंने कहा था आप इसको याद कर लीजिए, काम में आएगा अपने। तो एटॉमिक वॉल्यूम ये आ गया अपने हाइड्रोजन के लिए। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है राइट। तो नाउ मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अगर हम इसको लिख लें 22.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3.154 इंटू 10 की पावर -7, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 7.1 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं, रेशियो is too large
ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, राइट। अब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम में इतना डिफरेंस आ रहा है। ओके, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ो, गहराई समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ओके, कम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain this common observation clearly. If you look out the window of fast moving train, ठीक है, the nearby trees, house, etc. seem to move rapidly in a direction opposite to the train motion. सही है, जैसे ट्रेन चलती है तो हमें पेड़ और सारी चीज़ें बहुत फास्ट स्पीड से पीछे जाते हुए नजर आते हैं, राइट। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर है, हिल टॉप्स, यस, मून, स्टार्स एटसेट्रा, सीम्स टू बी स्टेशनरी, वो रुके हुए लगते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे एक वर्ड है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स वो लाइन जो कि हमें, इफ़ वी आर ऑब्जर्वर, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई भी माउंटेन है, अगर माउंटेन और मेरे बीच में जो एक लाइन आ रही है वो होगी मेरी लाइन ऑफ साइट, राइट। अब ये जब हम यहाँ से इधर मूव करेंगे, ये लाइन ऑफ साइट थोड़ा सा बदलेगा, फिर थोड़ा बदलेगा, ठीक है। तो जो हिल है उसके लिए लाइन ऑफ साइट का एंगल ना के बराबर होगा, और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसमें लाइन बहुत फास्ट चेंज होगी, तो एंगल बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो ये सब कुछ लेना देना लाइन ऑफ साइट है और एंगल का लेना देना है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलो इसको देखते हैं एक बार। आओ सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। द लाइन joining a given object to observer's eye is known as line of sight। बात समझ में आ रहा है? लाइन जॉइनिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइन हमसे जुड़ी हुई है, हमसे मतलब ऑब्जर्वर, उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब ये चेंज कैसे होगी जरा उसकी बात करते हैं। इन मूविंग ट्रेन लाइन ऑफ साइट, LOS लिख रहा हूँ, है ना, लाइन ऑफ साइट चेंजेस रैपिडली फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए वो लाइन ऑफ साइट बहुत जल्दी चेंज होगी, एंड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन रैपिडली। देखो रैपिडली वर्ड फिर से यूज किया, LOS लाइन ऑफ साइट बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होगा, तो वो भी रैपिडली ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन रैपिडली विद लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट के साथ साथ वो भी बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा, बट ठीक है, बट देयर इज वेरी स्मॉल change in the angle for large distant object, जो बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट है उनके लिए वो एंगल बहुत ही कम बदलेगा, राइट। हेंस seems to be स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी देर तक हमें रुका हुआ नज़र आएगा, उतनी देर तक, ठीक है। तो ऐसा है, और आप इसको डेली लाइफ में देखते हैं, राइट। इसको एक बार फिर से रीड करिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट।
Question number 17 from the NCERT. The sun is a hot plasma. Right. Ionized matter means plasma, right? With its inner core of temperature exceeding 10 to the power 7 Kelvin, means 1 crore Kelvin, and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperature, no substance remain in solid or liquid phases. अब इतना टेम्परेचर है, कोई लिक्विड या सॉलिड में तो रह नहीं सकता. अब वो आयोनाइज्ड होगा ना, वो गैस में रहेगा, वो प्लाज्मा में बन जाना चाहिए, राइट? In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solid and liquids or gases. Check if your guess is correct from the following data. Mass of the sun and the radius of sun is given. ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, अब उसको देखते हैं. तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ, जो कि हमें दे रखा है 2 × 10⁻30 kg. हमें क्या एक और चीज़ दे रखी है, रेडियस ऑफ सन. ये मास है सन का और ये रेडियस है, और ये दे रखा है 7 × 10⁸ मीटर. ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमें सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से दे रखी हैं. अब उन्होंने पूछा क्या है हमसे, निकालना क्या है, रेंज ऑफ डेंसिटी है ना, डेंसिटी निकालना है हमें. तो डेंसिटी निकालते हैं. आइए, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? मास क्या है, m, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब. यहाँ पर SS लिख लें बिकॉज इट इज सन. अब नाउ वी कैन टेक 3 इन द न्यूमरेटर, राइट? तो इट विल बिकम 3 मास इंटू 4 पाई r क्यूब, राइट? अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है. 3 × 2 × 10⁻30 मास हो गया. नाउ 4 पाई इज 3.14 and radius is 7 × 10⁸8 होल क्यूब. अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1.392 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब. दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी. अब हमें यहाँ पर क्या समझने के लिए मिल रहा है, ये जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है ना. अगर हम बात करें अपने वाटर की डेंसिटी जो है वो कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है. तो क्या आप कह सकते हो ये गैस है? नो. इसका मतलब सन में ये जो डेंसिटी हमें मिल रही है प्लाज्मा की, ये या तो सॉलिड है या ये लिक्विड है, राइट? ये गैस तो नहीं है. तो रीज़न क्या है, रीज़न ये कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है. वो इतना ज़्यादा है कि इनर सरफेस आउटर सरफेस पे इतना फोर्स लगा रहा है कि उसको उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि वो गैस नहीं बन पा रहे, वो या तो लिक्विड है या फिर वो सॉलिड है, राइट? तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं और इसको लिख देते हैं यहाँ पर. अब दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, बट नॉट फॉर गैस. ये गैस नहीं है ना, गैस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती. तो इट इज ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ inner surface, inner part of the sun to the outer part of the sun, right? ओके, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो और इसकी डेंसिटी कैसे निकाली है वो देखिए, फिर वी विल कम टू द 2 अदर क्वेश्चंस अदर देन NCERT, ठीक है? फिर उसकी बात करते हैं. चलिए देखिए, नाउ व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी. व्हेन वाइट लाइट passes through a glass prism based on principle of homogeneity,
is given by Cauchy dispersion formula, which is commonly expressed as mu is equals to a plus b upon lambda square, और यहाँ में दे रखा है mu is refractive index, ठीक है, a and b are constant, ठीक है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी की डायमेंशन क्या होगी, चलिए आते हैं। अब ये इक्वेशन हमें दे रखी है म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस ए को इधर लेके जाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू माइनस ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर होगा। अब मैं एल एच एस ले लूँ, एल एच एस एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पर लिखी है ना, जैसे अगर आप एग्जाम में क्लिक करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ एल एच एस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ आर एच एस। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो एल एच एस की बात करें तो मैं कह सकता हूँ म्यू और ए की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर दोनों की डायमेंशन सेम है जब तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर डायमेंशन अलग है तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, राइट। तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन क्या होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम लिखेंगे m0 l0 t0 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की डायमेंशन भी यूनिटलेस हो गई। अब बात करते हैं आरएचएस की, आइए आरएचएस। अब आप एक बार खुद देखिए, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, एलएचएस है ना, तो आरएचएस भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर b अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस मतलब 1, ये 1 के बराबर है। अब इसको इधर लेके जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ द वेवलेंथ स्क्वायर। अब वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होगी, मीटर है, मीटर है मतलब लेंथ है, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो b की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ a एंड b वो कितनी है, a की डायमेंशन है m0 l0 t0, where dimension of b is m0 l2 t0। हो गया खत्म, राइट। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके, द लास्ट क्वेश्चन वी विल सी, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा अपॉन k फ्रॉम द रिलेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। तो देखिए, जब आप ऑसिलेशन एंड वेव पढ़ेंगे तब आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम y क्या है, y एक मीटर में है, एम्पलीट्यूड भी आपको मालूम है ये मीटर में है। अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स को आप एंगल मानिए, क्योंकि साइन के साथ क्या आता है, थीटा आता है, तो ये थीटा की वैल्यू है और थीटा डायमेंशनलेस होता है। तो आप फाइनली कह सकते हैं y और a आपस में बराबर है और ये डायमेंशनलेस है, राइट। तो देखिए, चलो आओ इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओमेगा और k की बात करनी है हमें, तो पहले मैं आपको इतना कह दूं, डायमेंशन ऑफ y is equal to dimension of a as per principle of homogeneity, principle of homogeneity, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग y और a बराबर हो गए। और हम बात करें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ये डायमेंशनलेस है तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू के एक्स होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब हमें निकालना है ओमेगा और के, ये ओमेगा अपॉन के निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टी। अब यहाँ पर एक्स क्या है,
x है यहाँ पर, देखिए x यहाँ पर क्या है, x है यहाँ पर डिस्टेंस। कैसे, आप एक बार देखिए, t की डायमेंशन t होगी, ओमेगा t माइनस 1 होगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू, न्यू क्या होता है 1/t, इसका मतलब ये है 1/t और ये है t, तो ये दोनों डायमेंशन लेस हो गए। k है वेव नंबर, ठीक है, और ये अपना डिस्टेंस के लिए बता रहा है यहाँ पर x। तो एक है मीटर -1 और एक है मीटर, दोनों कटेंगे, डायमेंशन लेस आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, आप तो बस देखते जाइए। इसकी SI यूनिट मीटर, इसकी SI यूनिट सेकेंड। तो मीटर को हम लिखेंगे L, सेकेंड को क्या लिखेंगे T। तो देयरफॉर वी कैन राइट ओमेगा अपॉन k इज इक्वल्स टू LT-1, जो कि सेम डायमेंशन होगी किसकी, स्पीड के बराबर। ओके, अब इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।